हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि नेट क्या होता है, यूजीसी नेट आपका क्या होता है। तो सब कुछ डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो जो नेट की तैयारी करना चाहते हैं दिसंबर 2026 की, उनके लिए काफ़ी किफ़ायती और काफ़ी आप उनका अच्छा रहने वाला है उनके लिए। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने से क्या फ़ायदा रहेगा आपका कि जो फ्री क्लास होती हैं भाई, फ्री क्लास आपको सीधे मिल जाएंगी। मतलब नोटिफिकेशन आपके पास खुद आ जाया करेगा फ्री क्लास का, आपको कहीं भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नोटिफिकेशन आपके पास खुद आएगा। ठीक है ना। ये देखो, अभी कुछ दिन पहले हमने क्लासें करवाई थी, तो आपको ध्यान रखना है। देखो 3 जनवरी 2026 का पेपर करवाया था हमने, बहुत सारे पेपर करवाए थे, बहुत सारे एमसीक्यूज करवाए थे। देखो बहुत सारी चीज़ें आपके पेपर में मिलती जुलती आई हैं, जो अभी 30 जून को पेपर हुआ है। ठीक है ना। सीधे सीधे एज इट इज़ पूछी गई, मतलब कि यहाँ हमने क्लास में करवाया, वहाँ आपके सामने, वहाँ आपके पेपर में सीधी सीधी चीज़ें आई। तो भाई इससे अच्छा क्या होता है बताओ। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी तो यही होती है। ठीक है ना। तो ये करना है आप लोगों को। इसके बाद हम चलने वाले हैं यूजीसी नेट पर। देखो सबसे पहले इधर दिखाई दे रहा होगा आपको यूजीसी नेट। अब भाई बात आती है यूजीसी नेट का फुल फॉर्म क्या है। देखो तो यूजीसी नेट का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका ये फुल फॉर्म है। और जो नेट है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका ये नेट है। और एनटीए इसको क्या करता है, एनटीए इसको कंडक्ट करवाता है, एनटीए इसको कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इसको कंडक्ट करवाता है। ठीक है ना। अब भाई क्या है इसमें, यह भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर बनाता है। मतलब कि जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, ये पास करने से आप वहाँ प्रोफेसर बन जाते हो, आप वहाँ टीचर बन जाते हो। ठीक है ना। प्रोफेसर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये उच्च शिक्षक वाला है। ठीक है ना। और इसमें पीएचडी में दाखिला शोध करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, क्योंकि अगर आप पीएचडी भी करना चाहो, ठीक है ना, तो पीएचडी करने के लिए आपको ये नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना जरूरी है। क्योंकि कई यूनिवर्सिटी होती हैं, उनमें अलग से एग्ज़ाम लिया जाता है। और अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, अगर आप पीएचडी क्वालिफाई हैं, ठीक है ना, इसमें भी नेट में भी 3 चरण हो गए हैं। पहले आपका जीआरएफ, फिर आपका नेट, और उसके बाद आपका पीएचडी। ठीक है ना। अगर आप पीएचडी क्वालिफाई हैं तो पीएचडी आप कर ही सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर पीएचडी क्वालिफाई नहीं है, आप जीआरएफ क्वालिफाई हैं, तो जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, फीस स्टाइफंड मिलता है। ठीक है ना। 40-42 हज़ार रुपये पर मंथ आपको स्टाइफंड मिलता है। ठीक है ना। तो भाई स्टाइफंड की तो पूरी रणनीति चल रही है कि आखिर पर कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, कैसे जीआरएफ की रणनीति बनेगी। तो भाई, और भाई ये साल में 2 बार होता है, दिसंबर और जनवरी में आपका ये एग्जाम होता है। ठीक है ना। और एनटीए कंडक्ट करवाता है। अब इसके आगे हम और बात करें, देखो इसके आगे भाई शैक्षिक योग्यता क्या है, क्या हमें ज़रूरत है, क्या हमें पास करना है जब हम इसको इस एग्ज़ाम को दे पाएँ। देखो अगर आपने देखो बीए किया हुआ है, इसके बाद आपने एमए किया हुआ है। अब बीए एमए चाहे आपने संस्कृत से किया हो, चाहे आपने हिंदी से किया हो, चाहे आपने पॉलिटिकल साइंस से किया हो, कॉमर्स से किया हो, किसी भी विषय से किया हो, ये मैटर नहीं करता है। जिस विषय से आपने बीए एमए किया होगा, उसी विषय के आप पात्र रहेंगे, उसी विषय की आप परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपने संस्कृत से किया है, ठीक है ना, तो संस्कृत का आप नेट का एग्जाम दे पाओगे। अगर आपने हिंदी से किया है तो हिंदी से आप नेट का एग्जाम दे पाओगे। ठीक है ना। तो ये इनकी खास बात है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, इसके समकक्ष कम से कम 55% अंक होने चाहिए। सही बात है। ठीक है ना। और ये आपको पता है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू के उम्मीदवारों को 5% की छूट दी जाती है। ठीक है ना। ये आपको पता ही होगा। इसके बाद है आयु सीमा। भाई इसकी एज क्या होती है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए कोई ऊपरी आयु नहीं होती, इसकी कोई एज नहीं होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो नेट क्वालिफाई करते हैं, नेट क्वालिफाई वालों की क्या नहीं होती, कोई एज नहीं होती, कोई एज नहीं होती इनकी, है कोई एज नहीं होती। लेकिन अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो इसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष से अगर आप ज़्यादा हो गए, समझ लो ये एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। ठीक है ना। जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलती है। कुल मिला के जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, तो उनको इसकी छूट मिलती है। ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर जनरल से हैं, तो अगर आप 30 साल के ज़्यादा हो गए हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे जीआरएफ का, नेट का तो दे पाओगे। अगर आपका जीआरएफ हो भी जाएगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें अड़चन में आएंगी। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, देखो
सहायक प्रोफेसर आपके कैसे बनते हैं? विश्वविद्यालय या कॉलेजों में लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या कहा हमने कि भाई लेक्चरर इसमें बनते हैं, लेक्चरर बनते हैं, न्यूनतम योग्यता उनकी यही है। जूनियर, अब भाई जीआरएफ में क्या मिलेगा आपको? तो जो उम्मीदवार इस परीक्षा को विशेष उच्च कट ऑफ मेरिट के साथ पास कर लेते हैं उनको जीआरएफ मिलता है। ठीक है ना। जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है। इसके तहत पीएचडी करने के दौरान सरकार द्वारा लगभग 37,000 से, सरकार द्वारा लगभग 37,000 से आपको 42,000 तक का क्या मिलता है? रुपए मिलता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, मेन चीज है आपकी यही, इसी पर सारे बच्चे तैयारी करते हैं। ठीक है ना। और पीएचडी प्रवेश में वर्तमान में इस परीक्षा के स्कोर के आधार पर देश के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश आपको दिया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी। इसके बाद बात आती है कि परीक्षा का पैटर्न कैसे क्या क्या रहता है। तो भाई परीक्षा का पैटर्न आपका एमसीक्यू बेस्ड रहता है, ऑनलाइन पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। नो, नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग, और बाकी चीजें तो होती हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम और बात करें तो इसमें भाई पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 50 नंबर का आता है और पेपर 2 आपका पेपर 1 में 50 प्रश्न आते हैं और पेपर 2 में 100 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो आपकी 300 नंबर का आपका ये पूरा पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। अब हम आपको संस्कृत विषय पढ़ाते हैं, तो इसका हम थोड़ा पाठ्यक्रम आपको बता दें कि भाई क्या क्या पाठ्यक्रम रहता है संस्कृत से। ठीक है, जो आपके नेट के एग्जाम के लिए काफ़ी किफ़ायती रहे। देखो, इकाई नंबर फर्स्ट आपकी 10 यूनिट रहती हैं, 10 यूनिट है आपकी यूजीसी नेट में। ठीक है ना। देखो, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है आपका ये सबसे पहले। वेदों का काल, मैक्स मूलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, ये पेपर में बार बार आता है, हमेशा से आता है। ठीक है ना, इस बार भी आया है। संवाद सूक्त में पुनर्वा, उर्वशी, यम यमी, शर्मापणी, संवाद, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपका आर्यनक साहित्य हो गया, वेदांग हो गया आपका। ठीक है ना, वेदांग भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये आपका संस्कृत का सिलेबस है। इसके बाद ये फर्स्ट यूनिट हो गई। अब भाई बात आती है सेकंड यूनिट की, इकाई नंबर 2 की। इकाई नंबर 2 में क्या खास है? वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। अब वैदिक साहित्य के विशिष्ट अध्ययन में ऋग्वेद है आपका, शुक्ल यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, राष्ट्राभि, वर्धमान काल है, पृथ्वी है, ब्राह्मण साहित्य है, उपनिषद हैं आपके। ये ध्यान रखना, पंचमहायज्ञ पेपर में आते हैं। ठीक है ना, अग्निष्टोम है, अग्निहोत्र है, दृष्टपूर्ण मास है, देखो ये भी पेपर में आते हैं, हर बार आता है ये। ठीक है ना। इसके बाद आपके क्या होगा? उपनिषद में ईशोपनिषद है, कठोपनिषद है, कीनोपनिषद है, बृहदारण्यकोपनिषद है, ये ध्यान रखना है। और वैदिक साहित्य की निरुक्त का ध्यान रखना है, निरुक्त भी पेपर में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आपकी यूनिट नंबर 2 है। इसके हम और आगे बात करें, देखो इसके हम और आगे अगर बात करें तो देखो ये आपका यूनिट नंबर 3 है। इसमें दर्शन साहित्य आता है, प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय है। देखो, प्रमाण मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, आचार मीमांसा है, और देखो चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में। ठीक है ना, ये सारी चीजें आती हैं। क्या आती हैं? चारवाक आएगा, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक है, वैशेषिक दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन, ये आपका यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, अगर हम और आगे बात करें तो यूनिट नंबर 4 की हम बात करते हैं। ठीक है ना, ये दर्शन का ही पार्ट होता है। इसमें ईश्वर कृष्ण सांकारिका है का परिचय है, अच्छे से ये डिटेल में हम करते हैं। सदानंद वेदांत सार का परिचय है, अन्नम भट्ट तर्क संग्रह है, लौंगाक्षी भास्कर है, पतंजलि योग सूत्र है, बादरायण ब्रह्म सूत्र है। ठीक है, विश्वनाथ पंचानन न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, और सर्व दर्शन संग्रह, जैन मत और बौद्ध मत, ये सारा डिटेल आपका यूनिट नंबर 4 में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम और बात करें तो देखो सबसे खास बात क्या है, ये आपका यूनिट नंबर 5 है। इसमें आपकी व्याकरण और भाषा विज्ञान से प्रश्न अच्छे आते हैं। देखो, सामान्य परिचय किस किस का है? पाणिनि का सामान्य परिचय है, कात्यायन का है, पतंजलि का है, भर्तहरि का है, बामन जयदत्त का है, भट्टोजी दीक्षित का है, नागेश भट्ट का है। नागेश भट्ट की ये रचना बहुत ज्यादा आती है एक। ठीक है ना, जिनेन्द्र है, क्या है, कैयट है, कैयट के गुरु का नाम पूछा गया था, है शाक्टायन है, हेमचंद सूर्य है, सारस्वत व्याकरणकार है। ये आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा आता है हमेशा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पाणिनीय शिक्षा में भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृति मूलक, परिवारक ध्वनियाँ और इस पर संघर्षी अर्धस्वर, हाँ ये अर्धस्वर ध्यान रखना भाई, ये पेपर में बार बार आते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ध्वनि का नियम, ग्रिम नियम, ग्रासमान, बर्नर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद भारूपी परिवार की सामान्य परिचय, भारूपी परिवार का सामान्य परिचय, ये ध्यान आपको रखना है। इसके बाद भाषा और वाक में अंतर, भाषा और वाक में अंतर आता है, भाषा और बोली में है। ठीक है,
ये कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं, लेकिन ऊपर की ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, हर बार पूछती है। ठीक है, देखो इसके बाद अगर हम और आगे बात करें, व्याकरण है आपका ये। देखो व्याकरण में सबसे पहले आपकी परिभाषाएं हैं, ठीक है ना, ये आपकी संज्ञाएं हैं। देखो संहिता, संयोग, गुण, संज्ञा, वृद्धि, प्रतिपादक, नदी है, अचुंत्यादि, टी, प्रग्रह, सर्वनाम, ये आपकी आती हैं। उसके बाद संधि हो गया, सुमंत हो गया, ठीक है ना, हलंत हो गया, समास हो गया। समास आपका लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। तद्धित प्रत्यय हो गया, प्रत्यांत हो गए, ये आपका व्याकरण है। ठीक है ना, लेकिन हम आपको व्याकरण आपको वर्णमाला से स्टार्ट करवाएं, क्योंकि वर्णमाला से स्टार्ट करवाने से क्या रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर अगर नहीं हैं तो क्लियर भी होती हैं। वर्णमाला होगी, फिर धीरे धीरे हम इन टॉपिकों पर सीधे धीरे आते हैं। ठीक है ना, जिससे भाई आपकी सारी चीज़ें एकदम टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, देखो इसके बाद स्त्री प्रत्यय है आपका, कारक प्रकरण है, ये पेपर में देखो इस बार भी आया है। परस्मय पद, आत्मनेय पद है, महाभास का परिचय है, वाक्पदीयम है, ये ध्यान रखना। स्फुटवाद का स्वरूप है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो ये आपका यूनिट नंबर 7 है। इसमें भास का परिचय है, असघोष है, कालिदास है, शूद्रक है, विशाखदत्त है, भारवी है, माघहर्ष हैं, वाणभट्ट हैं, दंडी हैं, भवभूति हैं, भट्टनारायण हैं, कदत्त व्यास हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद आपका काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक है ना, औचित संप्रदाय। फिर उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोची, इनका परिचय। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे सरल है, सबसे अच्छी पेपर में हमेशा से आती है। ठीक है, इसके बाद है आपकी यूनिट नंबर 8। इसमें क्या है, इसमें आपका बुद्धचरितम है, ठीक है ना, रघुवंशम है, किरातार्जुनम, इन सब का डिटेल में परिचय है। ठीक है ना, नल चंपू भी होगी आपका, नल चंपू भी बहुत अच्छे से हम आपको करवाते हैं। ठीक है ना, ये आपकी यूनिट नंबर 8 है, ये थोड़ी बड़ी यूनिट है। इसके बाद अलंकार है, ध्वन्यालोक है, वक्रोक्ति, जीवतम है, भरतनाट्य शास्त्रम है, 10 रूपक है, छंद का परिचय है। ठीक है ना, ये यूनिट नंबर आपकी 8 है। उसके बाद अगर हम 9th यूनिट की बात करें, देखो तो 9th यूनिट में क्या है, देखो पुराण का परिचय है, रामायण का परिचय है, महाभारत का परिचय हमेशा से प्रश्न आता है। ठीक है ना, पुराण में हमेशा से ये चीज़ें आती हैं। स्मृति है, प्रमुख स्मृतियों का परिचय, अर्थशास्त्र का परिचय, लिपि का परिचय, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा से एक एक प्रश्न इनसे आता है। ठीक है, ये यूनिट नंबर आपकी 9th हो गई। इसके बाद हम यूनिट नंबर 10 की बात करें, इकाई नंबर 10 की, तो इसमें निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन, कौटिल्य अर्थशास्त्रम का बुनियादीकरण, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इनका व्यवहार अध्याय पेपर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों चीज़ें। लिपि और अभिलेख, अभिलेख से भी प्रश्न आते हैं, अशोक के अभिलेख से, ठीक है ना, और शिलालेख भी ध्यान रखना, शिलालेख से भी प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ तक मतलब कि जो आपके 1 2 3 4 ये 5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पाठ्यक्रम किसका, संस्कृत का। ठीक है ना, अगर आप दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, क्या करना है भाई, आपका क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और एक क्लास जो स्टार्ट हुआ है ना, देखो भाई ये जो आपका क्लास स्टार्ट हुआ है, ये क्लास सुबह 8:30 बजे से, सुबह 8:30 बजे से क्लास है, सुबह 8:30 बजे से क्लास है। इस क्लास में क्या खास है, सबसे पहले तो हम आपको कंप्लीट थ्योरी करवाएंगे। ठीक है ना, थ्योरी के बाद फिर उसके हम आपको एमसीक्यूज करवाएंगे यूनिट वाइज। ठीक है, फिर उसके बाद हम कंप्लीट आपको पीवाईक्यूज, मतलब कि 2015-16 से हम पीवाईक्यूज कराना स्टार्ट कर देते हैं। और जो आपका अभी एग्जाम हुआ, ठीक है ना, 30 जून का, यहाँ तक हम आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे और फुल डिटेल में करवाएंगे। जब आपका इतनी पीवाईक्यूज हो जाएंगे, एमसीक्यूज हो जाएंगे और थ्योरी हो जाएगी, तैयारी आपकी कितनी अच्छी होगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। और डाउट सेशन भी रहता है, अगर जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर इसको हम कैसे समझेंगे, तो हम आपको वो भी गाइडेंस देते हैं। ठीक है ना, अब इसके अलावा भाई अब आप सोचोगे सर अभी तो थ्योरी वाला बैच है, क्या हमें बाद में प्रैक्टिस बैच भी लेना पड़ेगा क्या, या हमें पीवाईक्यूज थ्योरी भी लेनी पड़ेगी क्या, पीवाईक्यूज बैच भी लेना पड़ेगा क्या, या हमें मॉक टेस्ट भी लेना पड़ेगा क्या। तो भाई अनअकैडमी पर देखो मॉक टेस्ट भी है संस्कृत की, प्रैक्टिस बैच आएगा। कुल मिला के एक बैच अगर आप ले लोगे, एक बैच अगर आप परचेस कर लोगे, तो सारे बैच उसी में आपके इंक्लूड रहेंगे। और हाँ, इसमें पेपर 1 भी इंक्लूड रहेगा, ऐसा नहीं है कि पेपर 2 संस्कृत का ही है, इसमें पेपर 1 भी आपका इंक्लूड रहने वाला है। ठीक है, सुबह 8:30 बजे आपकी क्लास है और एक क्लास आपकी 2 जुलाई से स्टार्ट है। ठीक है ना, 2 जुलाई से स्टार्ट है और आपका सितंबर आखिरी या 9 अक्टूबर का फर्स्ट वीक, इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट
उसके बाद आपकी प्रैक्टिस MCQs PYQs, इससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इधर कवर अप करना है। इसके बाद अगर आपने फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लेना मेरे भाई, क्योंकि फ्री क्लास के नोटिफिकेशन यहीं से आते हैं। जो अनअकैडमी पर फ्री क्लास होती है इसके नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिलते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर हम यहाँ पर बैच कैसे करें, तो देखो जब आप इस बैच पर जाओगे ना तो बैच पर आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, संकल्प कंप्लीट बैच दिसंबर 2026। इधर क्लिक करोगे आप, इधर क्लिक करने के बाद क्या करोगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, इससे आप यहाँ एनरोल कर लोगे और ये हमारी डेमो क्लासेस भी हैं, डेमो क्लासेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी डेमो क्लासेस है। इसके बाद आज के वीडियो में हमें यही बताना था कि यूजीसी नेट क्या है, तैयारी आपको किस प्रकार की करनी है दिसंबर 2026 के लिए। ठीक है, बाकी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमो नमः, नमस्कार, नमः संस्कृताय, राधे राधे।